हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, इस प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो सभी आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, चाहे तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। साथ ही आपको बता दूं, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जिनमें भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी के लिए हमारा ये जो पीडीएफ मटेरियल है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो ये है आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। असोल आप और कैनो रेस इज़ एन इंडिजिनियस गेम ऑफ। असोल आप कहाँ का लोकप्रिय खेल है? केरल, गुजरात, पुडुचेरी या फिर अंडमान एंड निकोबार। एक्चुअली क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सोचा है यहाँ भी आपसे पूछ लिया जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस हम वहाँ पर भी पोस्ट करते रहते हैं, आपके स्ट्रेटजी के संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित। In which state India Uzbekistan biennial military training exercise दुस्तलिक 2023 was commenced? किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक 2023 शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। देखिए, आपको जानना चाहिए, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है दुस्तलिक। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच होती है। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है और इसका 4th एडिशन 2023 में अब कंडक्ट किया जा रहा है, 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच में। कहाँ पर हो रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। सबसे महत्वपूर्ण, भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 14th बटालियन गढ़वाल राइफल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है भारत की ओर से। ठीक है, उज्बेकिस्तान की ओर से कौन कर रहा है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ पर मेंशन है। नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द OECD सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स STRI? देखिए, OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक STRI में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 47। देखिए, आप राइट साइड में देख भी सकते हैं, ये पूरा चार्ट दिया गया है। पहले नंबर पर जापान है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर नीदरलैंड्स है और भारत की रैंक आप पाएंगे 47 पोजीशन पर है। चलिए जानते हैं ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है। देखिए, यहाँ पर आपको OECD की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो इसका एक इंडेक्स है जिसका नाम है सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि STRI। तो इसमें भारत की जो रैंक है आउट ऑफ 50 कंट्रीज़ ये 47 है। इससे पहले जब ये इंडेक्स जारी किया गया था तब भारत की 48 थी। तो एक पायदान भारत ऊपर बढ़ा है, क्योंकि रशिया जो है नीचे खिसक गया है भारत से। तो इसमें आपको जानना चाहिए इस इंडेक्स में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। एक तो 38 जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं OECD के, साथ ही ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, पेरू, रशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड एंड वियतनाम। आपको बता दें, भारत से नीचे रशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज़ हैं। अच्छा, जो ये इंडेक्स होता है सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिस्ट्रिक्टिवनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब
वे कंट्रीज़ जो कुछ की स्ट्रेटेजिक सर्विसेज सेक्टर हैं, जैसे रेल, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट है, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग है, इनमें रिस्ट्रिक्शंस जहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर दिखाई देता है, उन कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंक दी गई है। तो टॉप 5 कंट्रीज हैं जापान, यूके, नीदरलैंड्स, चेक रिपब्लिक एंड चिली। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप्स वेयर इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल हेल्ड इन विच सिटी। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जहां भारत ने अपना पहला कांस्य पदक जीता, किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए दुबई है। देखिए, एक चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप्स, BMTC इसका नाम है, बैडमिंटन संबंधित है। ये दुबई UAE में संपन्न हुई है। यहाँ पर भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है और वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ 14 से 21 मई के बीच में सोजू चाइना में होने वाले सुदीर्घमान कप के लिए भी भारत क्वालिफाई कर चुका है। एक्चुअली पूरी एक टीम गई थी भारत की ओर से जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ नाम बता रहा हूँ जो बैडमिंटन से संबंधित हैं। पूछे जा सकते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो HS प्रणॉय और PV सिंधु ये तो अपने मैचेस हार गए सिंगल्स के। मेंस डबल में ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी ने अपना कंटेस्ट जीता। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने विमेंस डबल्स का अपना मैच जीता। और मिक्स डबल्स में ईशान भटनागर और तनिषा क्रेस्टो इनकी डिफीट हुई है। तो ये सभी भारत से संबंधित हैं बैडमिंटन से। चाइना ने इसमें गोल्ड जीता है और साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ गड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विच इज बेस्ड इन द फॉलोइंग स्टेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने गड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है जो निम्नलिखित राज्य में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें, ये जो बैंक है, ये इसका जो बैंकिंग बिजनेस है वो पूरी तरह से अब सीज कर दिया गया है, यानी कि अब इनऑपरेटिव है 20 फरवरी 2023 से। इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, ना ही कोई अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स है। तो ये जो इस पर इसका लाइसेंस रद्द किया गया है क्योंकि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 50C के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं कर पाया है। द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय इट। RBI ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर इसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन, गैर अनुपालन के लिए कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 50,000 रुपये का। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर, क्योंकि RBI द्वारा कुछ डायरेक्शंस इशू किए गए थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक्सपोजर नॉर्म से संबंधित, उनका पालन इसने नहीं किया है, इसलिए 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। एक्चुअली कई सारे बैंकों पर लगाई है हाल ही में, उनको एक एक बारी से देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट से संबंधित डायरेक्शंस के साथ इसने कंप्लाई नहीं किया। RBI ने 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर पर, इसने ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस किसका वायलेशन किया है। RBI ने 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर, क्योंकि इसने KYC से संबंधित जो डायरेक्शंस है उनका पालन नहीं किया। RBI ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बींद, मध्य प्रदेश पर। RBI ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश पर, KYC से संबंधित। RBI ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वैजापुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेट अप इन विच स्टेट। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, हरियाणा है।
आपको जानना चाहिए जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर में सेटअप किया जा रहा है, जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर नॉर्थ है। तो इसका नाम है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। तो 2 यूनिट्स हैं इसमें, 700 मेगावाट ईच की। गोरखपुर विलेज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। अब तक 4906 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन कर दिए गए हैं। टोटल इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो 20,594 करोड़ रुपए का है। विच टू कंट्रीज आर लिंक्ड थ्रू द पे नाउ यूपीआई लिंकेज। पे नाउ यूपीआई लिंकेज के माध्यम से कौन से 2 देश अब लिंक्ड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड सिंगापुर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर मिस्टर ली हिसेन लूंग, इन्होंने हाल ही में क्रॉस बॉर्डर लिंकेज जो प्रोग्राम हुआ है, जो उसको लॉन्च किया गया है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच किया गया, यानी कि भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई और सिंगापुर का जो पेमेंट सिस्टम है पे नाउ, ठीक है, तो इन दोनों को लिंक कर दिया गया है। उसी लिए बोला गया है क्रॉस बॉर्डर लिंकेज। तो इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मिस्टर रवि मेनन, इनके द्वारा एक टोकन ट्रांजैक्शन करके। ये याद रखिएगा, सिंगापुर का जो बैंक है इसका नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो क्या लॉन्च किया गया? यूपीआई पे नाउ लिंकेज। आपको बता दें इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की ओर से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ही तरह के रेमिटेंसेस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड। जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक ये केवल इनवर्ड रेमिटेंसेस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। और सिंगापुर की ओर से डीबीएस सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो आप समझ गए होंगे, ट्रांजैक्शन पैसा यहाँ से सिंगापुर भेजना है या सिंगापुर से मंगवाना है तो वो यूपीआई के जरिए हो पाएगा। इसमें आपको जानना चाहिए जो कस्टमर्स हैं इन बैंक्स के, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सिंगापुर के लिए अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। इंडियन यूज़र यहाँ पर 60,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन कर सकता है। अच्छा, ऊपर हमने देखा 2 टर्म आई, इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो इनके मतलब देख लेते हैं। इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है दिस मीन्स रिसीविंग फंड्स इनटू योर अकाउंट। जब आप अपने अकाउंट में फ़ंड रिसीव कर रहे हैं उसको इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। अब चाहे वो भारत में ही किसी और अकाउंट से आपके अकाउंट में आया हो या फिर भारत के बाहर से किसी दूसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में आया हो, पर आया आपके अकाउंट में, उसको बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफरिंग फंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एन अकाउंट होल्डर इन इंडिया टू अ बेनिफिशरी आउटसाइड इंडिया। आप फॉरेन एक्सचेंज के रूप में भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। Who has been appointed as the national ambassador of UNICEF India? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आयुष्मान खुराना। देखिए, यूनिसेफ इंडिया ने भारत में अपना नेशनल एम्बेसडर बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को चुना है। यूनिसेफ आप सभी जानते हैं चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए कार्य करता है, तो सेम आयुष्मान खुराना करेंगे, इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस फैलाएंगे जो चिल्ड्रन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या उनके वेलफेयर से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं। यूनिसेफ की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यहाँ पर ये जो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इसमें टर्म बीच में इमरजेंसी आ जाता है, तो कभी पूछ लेते हैं कि इसमें ई का मतलब क्या है, तो जिन्हें नहीं मालूम वो क्लिक नहीं कर पाते कि इमरजेंसी भी इस शब्द में आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एजुकेशनल, है ना, एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है ई का? इमरजेंसी। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। हालांकि आप यूनिसेफ कई टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार जब ऑप्शंस इतने अच्छे से बन जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही में इमरजेंसी फंड है ये। हेडक्वार्टर्स देखेंगे न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनिसेफ की हेड यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन एम रसेल है यूएसए की, और भारत में जो यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव है इनका नाम है सिंथिया मैकेफ्री। Whereas India's first hybrid sounding rocket by private companies been launched,
निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है पट्टिपोलम। देखिए, इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट ये प्राइवेट कंपनीज द्वारा पट्टिपुलम विलेज चेंगलपट्टू जो कि चेन्नई तमिलनाडु के पास है, यहाँ पर लॉन्च किया गया। किसकी उपस्थिति में? तमिलसाई सुंदरराजन जो कि गवर्नर है तेलंगाना की और लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की। आपको जानना चाहिए, मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ मिलकर और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर इस रॉकेट को लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। तो हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? ऐसा रॉकेट जिसकी जो मोटर होती है उसमें जो रॉकेट प्रोपेलेंट है वो दो डिफरेंट फेजेस में यूज किए जाते हैं। एक तो लिक्विड होगा और दूसरा गैस या लिक्विड में से एक हो सकता है। पहला तो सॉलिड होगा और दूसरा क्या होगा? गैस या लिक्विड में से एक। तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है अलग अलग कंडीशन। जैसे कोई इवेंट हाइब्रिड मोड में किया गया, इसका मतलब वो ऑनलाइन भी किया गया और ऑफलाइन भी किया गया। कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्टेड थे, कुछ ऑफलाइन वहाँ पर प्रेजेंट थे। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 32nd रामाश्रमम उनिरककुट्टी अवार्ड? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है के शैलजा। तो 32वें रामाश्रमम उनिरककुट्टी पुरस्कार के लिए के शैलजा को चुना गया है। नाम आपने सुना होगा ये। तो ये केरल की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रही के शैलजा। तो इन्हें ये 32nd रामाश्रमम उनिरककुट्टी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर, कल्चर, पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस के क्षेत्र में काफ़ी जो है अद्भुत कार्य किया हो। तो कोझिकोड बेस्ड एक ट्रस्ट है रामाश्रमम, इसके द्वारा दिया जाता है। आपने सुना होगा कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जब ये के शैलजा केरल की हेल्थ मिनिस्टर थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया अपने कैपेसिटी में। कई रिलीफ वर्क इन्होंने किए गवर्नमेंट की ओर से। Which IIT has developed an energy efficient compressed air based pipeline system for transporting coal and minerals? किस IIT ने कोयले और खनिजों के परिवहन के लिए एक ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, क्योंकि जो कोल एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए इन्होंने कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम को इनोवेट किया है। तो यदि ट्रांसपोर्ट करना हो कोल या फिर स्लरी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इस कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है और इसमें जो स्पीड है ये 120 km/h तक की प्राप्त हो जाती है। विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेटेड द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा? किस केंद्रीय मंत्री ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है परसोत्तम रूपाला। देखिए, एक इवेंट है सागर परिक्रमा फेज 3, ये 19 फरवरी 2023 को शुरू किया गया सूरत गुजरात से। किसके द्वारा ये आयोजित किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन कोस्ट गार्ड, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, इन सभी के द्वारा इस इवेंट को आयोजित किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? परसोत्तम रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। तो हसीरा पोर्ट सूरत गुजरात से लॉन्च किया गया और ये जो इसका आयोजन है ये समाप्त हुआ 21 फरवरी को सासानडोक मुंबई में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। फिशरमैन जो है उनके साथ इंट्रैक्शन बढ़ाना, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन को बढ़ाना, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं फिशरी सेक्टर से संबंधित ये उन्हें बताना, जो फिश फार्मर्स हैं या फिर कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या समस्याएं हैं इस बारे में जानना और रिस्पॉन्सिबल फिशरीज़ को प्रमोट करना, साथ ही मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये सभी इस सागर परिक्रमा इवेंट के ऑब्जेक्टिव रहे हैं। आपको बता दें जो सागर परिक्रमा का फेज़ 1 था ये 5 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था और फेज़ 2 ये 22 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अब कौन सा फेज़ हुआ? फेज़ 3।
Which Indian defense PSU has concluded a memorandum of agreement with Israel Aerospace Industries to form a joint venture for product support to India's armed forces? किस भारतीय रक्षा PSU ने संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है BEL। देखिए डिफेंस PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को कंक्लूड किया है, जिसके तहत एक जॉइंट वेंचर फर्म एस्टैब्लिश करेंगे जो कि भारत की डिफेंस फोर्सेस के लिए जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो न्यू जॉइंट वेंचर है ये MRSM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और इस जॉइंट वेंचर का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में रहने वाला है। तो आर्म फोर्सेस को जो भी टेक्निकल और मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड जो चाहिए होता है टेक्निकल और मेंटेनेंस सपोर्ट वो ये नया जॉइंट वेंचर प्रोवाइड कराएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिफेंस की दृष्टि से। Who among the following received Rotary Club's Lifetime Achievement Award? निम्नलिखित में से किसे रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है रमेश कृष्णन। देखिए फॉर्मर इंडिया डेविस कप टेनिस प्लेयर रमेश कृष्णन, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास के द्वारा, जो तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और टेनिस प्लेयर रह चुके हैं विजय अमृतराज, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है रमेश कृष्णन को। आपको जानना चाहिए जो गोल्फ प्लेयर उत्तम सिंह मुंडी हैं इनको वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, KV रंगास्वामी इनको लिविंग लीजेंड अवार्ड दिया गया। Which AIIMS conducted a trial to test the feasibility of drones supplying medicines to primary health centers or smaller hospitals in case of emergency? आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या छोटे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए किस एम्स ने परीक्षण किया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है एम्स ऋषिकेश। देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स ऋषिकेश ने एक ट्रायल कंडक्ट किया है जिसका उद्देश्य रहा यदि कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी हो जाती है पहाड़ी एरिया में किसी हॉस्पिटल में, तो जल्दी से यहाँ से कोई मेडिसिन भेज सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए इसने ड्रोन का उपयोग किया और सफलतापूर्वक जो मेडिसिन है वो भेज दी गई। तो देखिए इसमें वर्टीप्लेन X3 ड्रोन को यूज़ किया गया है और इसके तहत 2 kg का जो पैकेज था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का ये टेरी गढ़वाल के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेंड किया गया है। तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है एम्स ऋषिकेश से ये 30 मिनट में पूरी कर ली गई ड्रोन के द्वारा। Which indigenous communication platform has been developed by Indian Air Force for jammer-proof communication with base station? बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ संचार के लिए IAF द्वारा कौन सा स्वदेशी संचार प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वायुलिंक। देखिए इंडियन एयर फोर्स ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन तैयार किया है जो न केवल पायलट्स की हेल्प करेगा बैड वेदर को समझने में, बल्कि उनको जैमर प्रूफ अनट्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराएगा बेस स्टेशन के साथ। इसका नाम है जो सॉल्यूशन बनाया इसका नाम है वायुलिंक। ठीक है, और ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS इसको यूज़ करता है। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है वायु लिंक, नाविक भी जिसे बोलते हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे। तो इसके तहत जो बेस स्टेशन है वहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन भेजे जा सकते हैं जब सिग्नल्स लो हों। साथ ही आपको बता दें जो वायुलिंक सिस्टम है ये एयरक्राफ्ट कोलिजन को प्रिवेंट करता है और बेटर जो कॉम्बैट टीमिंग है वो प्रोवाइड कराता है। Who bagged the Best Leading Actor Award at the 76th British Academy Film Awards BAFTA? तो 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है ऑस्टिन बटलर। देखिए 76th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स अनाउंस कर दिए गए हैं लंदन में रॉयल फेस्टिवल हॉल में। आपको बता दें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसने 7 अवार्ड्स जीते हैं इस साल। ऑस्टिन बटलर इन्होंने बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए एल्विस में,
और केट ब्लैंचेट इन्होंने बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है टार में अपनी परफॉर्मेंस के लिए। आप और भी इसमें विनर लिस्ट देख सकते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म महत्वपूर्ण है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी ये कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो ये है शुरुआत की ना कुछ, क्योंकि ये बेस्ट मेकअप, बेस्ट साउंड, ये सब इतना रिलेवेंट नहीं है कुछ। विच बैंक हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी? किस बैंक ने ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बात कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। यदि हम 2022-23 के थर्ड क्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी। तो उनमें जो बैंक सबसे अच्छी लोन ग्रोथ जिसमें देखने के लिए मिली है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसने 21.67% की इंक्रीज देखने के लिए मिला है यहाँ पर जो लोन ग्रोथ है उसके लिए। आपको बता दें पिछले 10 क्वार्टर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस मामले में टॉप पर रहा है क्रेडिट ग्रोथ के मामले में, अगर हम परसेंटेज टर्म्स की बात करें। इसके बाद फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये चौथे नंबर पर है। अगर हम रिटेल एग्रीकल्चर MSME लोन्स की बात करें, यहाँ पर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाईएस्ट ग्रोथ देखी है 19.18% की। इसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक है, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। यदि हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 17.53% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो प्राप्त किया है, जो कि हाईएस्ट है अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके बाद कैनरा बैंक है 16.72%, फिर इंडियन बैंक है 15.74%। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप स्लॉट पर है 14.50% ग्रोथ के साथ। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 13.48% के साथ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम टोटल बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाईएस्ट ग्रोथ प्राप्त की है 16.07%। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 15.77% के साथ। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है तीसरे नंबर पर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। वेयर हैज द फर्स्ट क्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन इन इंडिया? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। विच बैंक इज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स? SBI. Name the Chinese search engine that plans to launch a ChatGPT style AI chatbot called ErnieBot. Baidu. How many aircraft will be bought by Air India in an agreement with aerospace manufacturer Boeing? 470. World Conference on Early Childhood Care and Education was held in ताशकंद, उज्बेकिस्तान। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। व्हेन वाज द लास्ट केस ऑफ टाइप 1 पोलियो वायरस रिकॉर्डेड इन इंडिया? रशिया हैज़ proposed to manufacture which type of its aircraft in India? Which team lifted the Ranji Trophy on the fourth day of this match at the Eden Gardens on February 19, 2023? Following Twitter, which company announced a paid subscription service starting at $11.99 a month, allowing users to verify their accounts? The faction of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has won the battle for the Shiv Sena legacy, with the ECI allotting the party name and symbol to it. Which is the symbol allotted? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।